हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, शेप के बारे में, कैसा शेप होता है। फिर हमने बात किया था कि एस ऑर्बिटल का शेप हमने देख लिया था, पी ऑर्बिटल के भी शेप देख लिए थे। तो आज हम लोग आगे चलते हैं और डी ऑर्बिटल का शेप देखते हैं कि कैसा होता है। ओके, देखो क्या होता है। जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल कैसा शेप था, डबल शेप था। तो जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है ये डबल डबल शेप होता है। तो लिख लीजिए, डी ऑर्बिटल्स आर डबल डबल शेप। ये डबल डबल शेप के होते हैं इनसे, ठीक है। किस शेप के होते हैं, डबल डबल। अब देखो, तो डी सबसेल जो हमारा होता है, अगर हम डी सबसेल की बात करें, अगर हम डी सबसेल की बात करें तो यहां पे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसको इस तरीके से डब्बे बना के हम लोग दिखाते हैं, 1 2 3 4 5। देखिए नाम क्या क्या होता है, जैसे इसको हमने नाम दे दिया DXY, इसको दे दिया DYZ, इसको दे दिया DXZ, इसको दे दिया DX² माइनस Y², और इसका नाम हो गया DZ²। ठीक है। तो डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, चल अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो शेप होता है डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल और एक होता है एक्सियल ऑर्बिटल। तो अब हम बात करते हैं कि जब इनके शेप की हम बात करेंगे तो पहला किस टाइप का शेप होगा, वो होगा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, तो इसमें जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके DXY, DYZ और DZX, इनका जो शेप होता है वो आपका नॉन एक्सियल होता है। और जो ये दो हैं, इनका शेप जो होता है एक्सियल ऑर्बिटल होता है। तो अब देखो, मैं शेप बनाने के आपको दिखाता हूं। तो इसमें जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होंगे ये कैसे होंगे, ऑर्बिटल्स इन विच लोब्स आर, जो लोब्स होते हैं ये प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस। जो लोब्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं। जैसे अगर आपने क्या किया, ये आपने एक्स एक्सिस ले ली, ये आपने वाई एक्सिस ले ली, ठीक है। तो अगर हम शेप बनाएं तो इसमें क्या होता है, डबल डम्बल शेप का होगा। तो ये सिंगल हो गया और ये हो गया, और एक्स, और सॉरी ये गड़बड़ हो गया। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो लोब्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो एक लोब आपको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ डबल डबल शेप का होते हैं, तो इसलिए एक लोब आपको यहाँ मिलेगा। फिर दूसरा इसी तरीके से एक लोब यहाँ मिलेगा और दूसरा लोब आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये क्योंकि ये किस एक्सिस के बीच में है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया DXY। इसका नाम, ये कैसा शेप है, ये किसका शेप है, DXY का।
अगर हम मान लीजिए आपने क्या किया, आपने ये y एक्सिस ले ली और ये z एक्सिस ले ली, अब यहाँ पे जो लोब्स बनेंगे वो फिर इसी टाइप के बनेंगे, ठीक। अब ये क्या हो गया, ये किसका शेप हो गया, ये हो गया आपका DYZ का, ठीक। ऐसे ही अब थर्ड वाले को बना लीजिए शेप। आपने ले लिया इसको x एक्सिस, इसको z एक्सिस। अब यहाँ पे लोब्स बना लीजिए, तो आपको ये पता चल गया कि डबल डम्बल शेप का होगा, इसलिए आप क्या करोगे, बस डबल डम्बल शेप बना दोगे, तो ये हमारा क्या हो गया, DZX XZ का, ठीक। तो ये क्या है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, मतलब यहाँ पे जो लोब्स मिलते हैं वो आपको एक्सिस के बीच में मिलते हैं। जैसे यहाँ पे x और y एक्सिस के बीच में मिल रहा है, यहाँ पे y और z एक्सिस के बीच में मिल रहा है, यहाँ पे z और x के बीच में मिल रहा है, इसलिए इनका नाम हो गया DXY, DYZ और DZX, ठीक। नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स की। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए, चलिए। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सियल ऑर्बिटल की। देखिए इसमें जो होता है, ये कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स इन विच लोब्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, मतलब प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस। तो यहां पे क्या होता है, ऑर्बिटल्स इन विच लोब्स आर प्रेजेंट लोब्स आर प्रेजेंट कहाँ होते हैं, अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें दो शेप मिलेंगे, एक तो मिलेगा DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, और दूसरा मिलेगा DZ स्क्वायर का। शेप देखिएगा कैसे बनेगा, ये आपने x और y ले लिया, तो अब यहाँ पे जो शेप बनेगा वो अलोंग एक्सिस बनेगा। इसका मतलब ये हो गया। अब ये D ऑर्बिटल का हम लोग शेप बना रहे हैं, तो ये क्या होता है, डबल डम्बल शेप होता है। इसका मतलब इधर भी ऐसा होगा और इधर और इधर। ये क्या हो गया, ये DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप हो गया, ठीक। अब देखो लास्ट जो होता है वो थोड़ा सबसे अलग है, वो जो शेप है वो सबसे अलग शेप है, तो इसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग बनाते हैं, ये हमारा Z एक्सिस हो गया। अब देखो यहाँ पे जो लोब बनेगा DZ स्क्वायर का मतलब हो गया कि वो लोब आपको Z एक्सिस के अलॉन्ग मिलेगा, ठीक। तो आपका लोब जो मिलेगा ये Z एक्सिस के अलॉन्ग मिलेगा, ये तो मिल गया, ठीक। बस इसमें क्या होता है, एक थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि अब यहाँ पे एक और सर्कुलर रिंग होती है। यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग होती है जो कहाँ होती है, XY प्लेन में होती है। वो कहाँ होती है, XY प्लेन में क्या होती है, एक सर्कुलर रिंग होती है, ठीक। तो ये हमारा किसका हो गया, ये हमारा होता है DZ स्क्वायर का। ये हमारा क्या है, एक सर्कुलर रिंग है प्रेजेंट इन XY प्लेन,
सर्कुलर रिंग प्रेजेंट इन XY प्लेन। ये XY प्लेन में एक सर्कुलर रिंग प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा बच्चों क्या हो गया, ये हमारा d ऑर्बिटल्स का हमने शेप आपको बता दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, इरेज किया जाए बच्चों। चलिए चलिए अब हम बात करते हैं। अब हमारा जो f ऑर्बिटल है ये इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, इसके शेप के बारे में नहीं पूछा जाता कभी भी, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए f ऑर्बिटल होता क्या है, बस ये जान लीजिए। तो फोर्थ हमारा है f ऑर्बिटल। देखो f ऑर्बिटल के f सबशेल में क्या होते हैं, जैसे d सबशेल में आपके कितने थे, 5 ऑर्बिटल थे, तो यहाँ पे f सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे कितने डब्बे बनेंगे, 7 डब्बे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये आपके 7 डब्बे बन गए। तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, अगर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 14, क्योंकि हर एक में कितने होंगे, 2 होंगे, दो होंगे, तो 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम यहाँ पे हो सकते हैं। तो किसी ऑर्बिटल में क्या होता है, इन एनी ऑर्बिटल किसी भी ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ये आपको याद रखना है। और वो भी हम आगे देखेंगे, उनका स्पिन अलग अलग होता है, ठीक है। तो एफ ऑर्बिटल का जो शेप होता है काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और किसकी जैसा होता है, लीफ लाइक होता है, पत्ती जैसा होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि एफ सबशेल, एफ ऑर्बिटल हैव कॉम्प्लिकेटेड शेप and which is look like, which is leaf like। तो हमसे कभी भी इसके शेप के बारे में नहीं पूछेगा, इसलिए हम उसके अंदर नहीं जा रहे हैं। बस ये जान लीजिए कि एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। किसमें, एफ ऑर्बिटल्स में, एफ सबशेल में, ठीक है बच्चों। चलिए ये तो बात हो गई शेप की, शेप समझ में आ गया कि शेप कैसा कैसा होता है। अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं, ये जो टॉपिक आप पढ़ाएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग हमारी होगी क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर, इसको हम लोग QN से डिनोट करेंगे, ठीक है। क्वांटम नंबर्स, देखो अब ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। ये क्या होते हैं कि अगर हमें किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए,
किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में अगर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे पास 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर 4 चीज़ें हमारे पास हैं तो हम उस इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, देखो सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव्स आइडिया अबाउट, वो किसके बारे में आपको आइडिया देते हैं, शेप के बारे में, एनर्जी के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में और स्पिन के बारे में। इससे इन 4 चीज़ों की बातें आपको पता चलती हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। मतलब ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एड्रेस बताता है। ये क्या बताता है, बेसिकली ये एड्रेस बताता है इलेक्ट्रॉन का। जैसे कि अगर आपका घर किसी को बताना हो तो आपके घर का एड्रेस बताना पड़ेगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि हम आपका चेहरा बता दें, कोई ऐसा है, दिखने में ऐसा है, आप चले जाइए, तो क्या आप मिल पाएगा, नहीं। भले वो आपको न जानता हो, लेकिन आपका चेहरा न जानता हो, लेकिन अगर आपका एड्रेस जानता है तो आपके घर पहुंच सकता है वो। ठीक, इसीलिए इसी तरीके से क्या होगा कि अगर किसी एटम के इलेक्ट्रॉन का हमें एड्रेस पता चल जाए तो हम उस इलेक्ट्रॉन के बारे में हर एक चीज़ बता सकते हैं। उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, एनर्जी क्या है, उसके पास ओरिएंटेशन क्या है और स्पिन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग बता सकते हैं। तो उन्हीं को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। तो लिखिएगा सेट ऑफ 4 नंबर्स set of 4 numbers which gives idea about जो एक आइडिया देती है आपको किसके बारे में, एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। किसी भी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पता चल सकती हैं, 4 नंबर्स होते हैं। उन 4 नंबर से हम उसके बारे में क्या क्या बता सकते हैं, एनर्जी के बारे में बता सकते हैं, शेप के बारे में बता सकते हैं, ओरिएंटेशन के बारे में बता सकते हैं, उसके स्पिन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, आर नोन एज क्वांटम नंबर, आर नोन एज क्वांटम नंबर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो देखो बेसिकली जो होता है हमारा, बेसिकली क्वांटम नंबर जो क्वांटम नंबर होता है डिनोट्स एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है। ठीक है, बेसिकली ये क्या बताता है, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में बताता है। ओके, देखो जैसे ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, उसके कौन से सब शेल में है, उसके कौन से ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल में है तो उसका स्पिन क्या है, उसका स्पिन क्या है। जैसे ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये इसको ऐसे समझो कि अगर किसी को आपके घर का एड्रेस देना है, यानी आप जैसे आप क्या होता है, इसको ऐसे समझो कि आप कहाँ रहते हो, सबसे पहले कहोगे घर में रहते हैं।
तो ये सेल क्या हो गया, हमारा घर हो गया। ठीक, घर में क्या होते हैं, कमरे होते हैं। सब सेल हमारे लिए क्या हो गए, कमरे हो गए। ठीक, कमरे में क्या होता है, कमरे में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमने मान लिया कि हमने अलमारी की बात की, कमरे में हमने अलमारी रखी हुई है। तो जैसे घर किसको शो करेगा, सेल को, घर जो है सेल को शो करेगा, कमरे जो होंगे सब सेल को शो करेंगे, अलमारी को क्या शो करेगा, ऑर्बिटल शो करेगा। अब और अलमारी में रखते क्या हो आप, मान लो हमने किताबें रखी हैं, क्योंकि हम पढ़ने वाले बच्चे हैं इसलिए हम किताबें ही रखेंगे। तो किताबें किसको शो करेगा, स्पिन को शो करेगा। तो अगर हमें किताब के बारे में जानकारी देनी है तो हमें बताना पड़ेगा कि किसके घर में, कौन से कमरे में और कौन से अलमारी में कौन सी किताब है। तो ऐसे ही क्या है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है तो कौन से सेल में, उसके कौन से सब सेल में और कौन से ऑर्बिटल में, और उसका स्पिन क्या है। तो इस तरीके से हम लोग उसके बारे में बता सकते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट करो। फिर हम लोग एक एक करके उन जो 4 नंबर्स हैं, ये 4 जो नंबर्स हैं, अब हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या कौन कौन से हैं। ठीक, अब हम बेसिकली इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, नोट कर लिया, ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। अब हम बात करते हैं, हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो हेडिंग दीजिएगा टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। अब हम लोग क्वांटम नंबर्स के टाइप्स की बात कर रहे हैं। क्वांटम नंबर्स के टाइप्स की बात कर रहे हैं। देखो, जो ये 4 टाइप के होते हैं, चारों का नाम लिख लीजिए। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। पहला क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक। दूसरा क्या होता है, एजीमूथल क्वांटम नंबर। एजीमूथल क्वांटम नंबर। थर्ड क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक। और फोर्थ क्या है हमारा, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो अगर हम इसको किससे डिनोट करते हैं, ये भी यही लिखते चलें। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। इसको स्मॉल l से, इसको स्मॉल m से, और स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल s से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अब जो हमने बताया था, क्या ये हमारा क्या है, शेल। ये हमें किसके बारे में बताता है, शेल के बारे में बताता है। शेल मतलब ऑर्बिट के बारे में बताता है कि कौन से ऑर्बिट में। फिर उसके बाद ये क्या बताता है सब शेल के बारे में। एजीमूथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, सब शेल के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल के बारे में। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये 4 क्वांटम नंबर से अब हम डिटेल में इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे।
तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए। चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे क्वांटम नंबर्स को पढ़ेंगे, बस इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो पहला हम लोग डालेंगे, हेडिंग डालिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो जो हमने बोला है इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसको किसने दिया था, इसको दिया था बोहर्स ने, गिवन बाय बोहर। ठीक, इसको बोहर ने दिया था। अब देखो ये है क्या, बेसिकली हम लोग इसको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से हमें याद रहेगा। देखो क्या होता है कि ये क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है इट रिप्रेजेंट द नेम it represents the name, ये नाम के बारे में बताता है, साइज एंड एनर्जी ऑफ द सेल, साइज एंड एनर्जी ऑफ द सेल। ये आपको नाम के बारे में बताएगा, साइज के बारे में बताएगा और एनर्जी ऑफ द सेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, कि कौन से मतलब कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है, उसके नाम, साइज और एनर्जी के बारे में बताता है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज क्या है, द वैल्यू ऑफ एन लाइज बिटवीन 1 to इनफाइनाइट, द वैल्यू ऑफ एन लाइज बिटवीन 1 to इनफाइनाइट, 1 से लेके इनफाइनाइट के बीच में वैल्यूज इसकी लाई करती है। दैट इज, इसका मतलब है कि n की वैल्यू क्या क्या होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। पहली बात देखो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये हो सकती है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, डॉट 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 ऐसे पढ़ते चले जाओ। ठीक है, तो अब ये किसको बताएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो 1 2 3 4 डॉट डॉट बढ़ता जा रहा है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग नेम ऑफ द सेल्स, इनका जो सेल्स का नाम होगा, नेम ऑफ द सेल्स। देखो n इक्वल टू 1 हुआ तो वो k सेल को डिनोट करेगा, n इक्वल टू 2 हो गया तो वो l सेल को डिनोट करेगा, n इक्वल टू 3 हो गया तो m सेल को डिनोट करेगा, n इक्वल टू 4 हो गया तो KLM n को डिनोट करेगा, और ऐसे ही आपका आगे बढ़ता रहेगा। तो हमें 4 तक ही जाना है, हमें KLMN तक ही जाना है, उसके आगे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात करता है। अब अगली चीज़ क्या है कि जितनी वैल्यू n की ज़्यादा होगी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, जितनी ज़्यादा वैल्यू n की होगी, ग्रेटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ग्रेटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, उसकी डिस्टेंस भी न्यूक्लियस से उतनी ही ज़्यादा दूर होगी। समझ में आ रहा है कि जितनी n की वैल्यू बड़ी होगी मतलब वो सेल उतना ही दूर होता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन उस सेल में होगा तो उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी उतनी बढ़ती जाएगी। गॉट इट? चलो नोट करो इसको।
फिर हम लोग बात करते हैं आगे। अभी इसमें और भी चीज़ें मुझे बतानी, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं ऊपर आपको लिखता हूँ। हो गया बच्चों? चलिए इरेज कर दिया जाए। अब देखो और क्या क्या चीज़ें ये बताता है। जैसे हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि आर रेडियस और एन में हमने एक रिलेशन निकाला था। आर इज इक्वल टू क्या था? ये था 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। सॉरी, ये हमने बताया था। इसका मतलब है रेडियस जो होगा, जैसे R1 का जो रेडियस होगा वो R2 से छोटा होगा और R3 से छोटा होगा और R4 से छोटा ये होगा, ऐसे होगा। देखो ये है क्या बेसिकली कि रेडियस जो होता है वो n के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जितना ज़्यादा n होगा, जितना ज़्यादा n होगा उसका रेडियस उतना ही कम होगा। ठीक? तो वही चीज़ हमने बताया, जो ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ n, ग्रेटर इज द डिस्टेंस। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा आपका n का वैल्यू होगा उतना ही डिस्टेंस ज़्यादा होता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि सबसे कम डिस्टेंस किसका होगा? R1 का, पहले शेल का। फिर उसके बाद R2 का होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा। फिर R3 का और ज़्यादा होगा, R4 का और ज़्यादा होगा। ठीक है? तो इसका मतलब है n की वैल्यू जितनी कम होगी वो न्यूक्लियस के उतना ही पास होगा, और n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो न्यूक्लियस से उतना ही ज़्यादा दूर होगा। ठीक? यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलो अगला चीज़ क्या है? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, ग्रेटर इज द एनर्जी ऑफ सेल। ग्रेटर the value of n greater is the energy of the cell. Energy of the cell। जितनी n की वैल्यू बड़ी होगी उतना ही एनर्जी भी बढ़ता जाएगा। आपने पढ़ा भी है पहले कि जितना हम दूर जाएंगे उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके? तो अब हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता था? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इसका मतलब है जितना ज़्यादा n होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ n स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, ये बढ़ेगा तो ऊपर वाली चीज़ घटेगी। घटने का मतलब है, ये नेगेटिव में घटने का मतलब वो बढ़ रहा है। ठीक है? तो इसका मतलब है उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब E1 की एनर्जी कम, E2 की उससे ज़्यादा, E3 की और भी ज़्यादा, E4 की और ज़्यादा, इधर बढ़ती ही चली जाएगी। समझ में आ रहा है? चलो ये हो गया, नोट कर लिए बच्चों। आगे चलें। चलो और देखो और क्या चीज़ें बताएगा ये। जो n होता है, ये हमने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देखा था ना, कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या था? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है? ये होता था 2.18 इंटू 10⁻⁶
2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है। तो अब ये क्या है कि यहाँ से देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे n आप बढ़ाओगे तो वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, घटती जाएगी। देखो n डिनोमिनेटर में है, जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। इसका मतलब है v1 की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद v2 की वेलोसिटी, उसके बाद v3 की, ऐसे ही क्या होगा, घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है mvr। वो क्या होता है, इज mvr। और ये होता क्या था, ये था nh/2π। पढ़ा था ना आपने, ये होता था nh/2π। जहाँ यहाँ जो n है वो हमारा क्या है, वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। वेयर n इज इक्वल टू क्या है, वेयर n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम, ये n जो है हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, nh/2π। ओके, चलो इसको नोट कर लो बच्चों। हो गया, एक चीज और देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंप्लीट हो जाएगा कि ये क्या क्या चीजों के बारे में आपको बताता है। देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, वो या ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल और ऑर्बिट, ये कितने होंगे, ये होगा 2n²। 2n²। तो अब आपको ये याद रखना है कि किसी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2n²। अगर हमसे कोई पूछ देता है कि भैया जैसे फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये कौन सा सेल होगा, ये बात कर रहे हैं हम लोग के शेल की। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 का मतलब के शेल। और अगर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2n², यहाँ पे n की वैल्यू कितनी, 1, तो ये हो गया 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चलो भाई, अगर हमने मान लिया n इज इक्वल टू 2 ले लिया तो ये कौन से सेल को डिनोट करेगा, ये L सेल को बताएगा। और XL सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, तो अगर हम इसकी बात करें तो n की वैल्यू हो गई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर हमने n इज इक्वल टू 3 ले लिया
तो ये किस सेल को दिखाएगा, m सेल को दिखाएगा। और यहाँ पे कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 2 × 3 का स्क्वायर मतलब 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे। और ऐसे ही अगर हम लोग n = 4 ले लेते हैं तो ये n शेल को बताएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालने हैं 2 × 4 का स्क्वायर मतलब 32 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैक्सिमम होंगे। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि किसी सेल में या ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला है 2n²। तो आपको जो भी सेल देगा, p सेल दे, q सेल दे, r सेल दे, बस n पता चल गया आपको, तो बस यहाँ से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, चलो, तो ये हमारा क्या था बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो